भारत में पॉवर्टी एक बहुत बड़ी समस्या रही है। और जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, देश की मेजॉरिटी पुअर पॉपुलेशन आज भी रूरल एरियाज में रहती है, जहां बेसिक नेसेसिटीज की अभी बहुत कमी है। रूरल सेक्टर में अब भी एग्रीकल्चर ही प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है। महात्मा गांधी ने भी ये साफ कहा था कि भारत की असली प्रोग्रेस सिर्फ इंडस्ट्रियल अर्बन सेंटर्स के डेवलपमेंट से नहीं होगी, बल्कि इसका असली बेस विलेजेस का डेवलपमेंट होना चाहिए। ये सोच आज भी उतनी ही रेलेवेंट है, क्योंकि आज भी देश की 2/3 पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, लेकिन ये सेक्टर इतना प्रोडक्टिव नहीं है कि सबको सफिशिएंट लाइवलीहुड ऑप्शंस दे सके। साथ ही रूरल इंडिया का लगभग 1/4 हिस्सा अब भी एब्जेक्ट पॉवर्टी में जी रहा है। इसलिए अगर भारत को सच में प्रोग्रेस करना है, तो रूरल इंडिया का कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि रूरल डेवलपमेंट का रियल मीनिंग क्या है। ये एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जो उन एरियाज में फोकस्ड एक्शन की डिमांड करता है जो अब भी विलेज इकोनॉमी के डेवलपमेंट में पीछे हैं। रूरल डेवलपमेंट के कुछ क्रिटिकल डायमेंशंस होते हैं। पहला, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसमें लिटरेसी, स्पेशली फीमेल लिटरेसी, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट इंक्लूड होते हैं। दूसरा, पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन, ये दोनों भी रूरल अपलिफ्टमेंट के लिए एसेंशियल है। तीसरा, लैंड रिफॉर्म्स, जिससे इक्विटेबल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन और एग्रीकल्चरल एफिशिएंसी इंश्योर हो सकती है। चौथा, डेवलपमेंट ऑफ लोकल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, ताकि लोकलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। पांचवा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये एक की ड्राइवर है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, रूरल क्रेडिट, मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स, ट्रांसपोर्ट जैसे कि विलेज रोड्स का हाईवे से कनेक्शन, एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एक्सटेंशन सर्विसेज शामिल होते हैं। छठा, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, ताकि फार्मर्स तक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और नॉलेज पहुंच सके। रूरल पॉवर्टी को कम करने के लिए टारगेटेड पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स और इंक्लूसिव एम्प्लॉयमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट रहने के बजाय रूरल पॉपुलेशन को नॉन फार्म सेक्टर्स जैसे फूड प्रोसेसिंग, डेयरी फार्मिंग, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट्स, रूरल टूरिज्म में ट्रेन और एम्प्लॉय करना जरूरी है। हेल्थ केयर और सैनिटेशन की एक्सेस वर्कप्लेस और होम दोनों लेवल्स पे होनी चाहिए। साथ ही यूनिवर्सल एजुकेशन एक्सेस रूरल डेवलपमेंट में एक्सेलरेशन में सेंट्रल रोल प्ले करता है। एक और पॉइंट नोट करने लायक है, पिछले कुछ डेकेड्स में एग्रीकल्चर का जीडीपी कंट्रीब्यूशन कंटिन्यूसली गिरता गया है, लेकिन इस सेक्टर पर डिपेंडेंट पॉपुलेशन में कोई मेजर डिक्लाइन नहीं आया है। 1991 के बाद से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद एग्रीकल्चर की एनुअल ग्रोथ रेट 3% के अराउंड आ गई थी, और 2023-24 में ये और गिरकर सिर्फ 2% जीवीए ग्रोथ तक पहुंच गई। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसका मेन रीजन है पब्लिक इन्वेस्टमेंट में डिक्लाइन। इसके अलावा इनएडिक्वेट रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्री एंड सर्विसेज और कैजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ने प्रॉब्लम को और बढ़ा दिया है। ये सब प्रॉब्लम्स आज एग्रेरियन क्राइसिस और फार्मर डिस्ट्रेस के फॉर्म में सामने आ रही हैं। रूरल इकोनॉमी की ग्रोथ मेनली कैपिटल इन्फ्यूजन पे डिपेंड करती है, स्पेशली एग्रीकल्चर में जहां गेस्टेशन पीरियड लंबा होता है। इसलिए फार्मर्स को इनिशियल इन्वेस्टमेंट जैसे कि सीड्स, फर्टिलाइजर्स, टूल्स के लिए और फैमिली नीड्स के लिए जैसे कि शादी, डेथ या रिलीजियस फंक्शंस के लिए लोन लेना पड़ता है। इंडिपेंडेंस के समय स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स या लैंडलेस लेबरर्स मनी लेंडर्स के पास जाते थे, जो हाई इंटरेस्ट रेट्स पे लोन देते थे और उन्हें डेट ट्रैप में फंसा देते थे। 1969 के बाद सिचुएशन में बदलाव आया, जब सोशल बैंकिंग और मल्टी एजेंसी अप्रोच को अडॉप्ट किया गया। 1982 में नाबार्ड का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन के रूप में जो रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है। ग्रीन रेवोल्यूशन ने भी रूरल क्रेडिट को प्रोडक्शन ओरिएंटेड लेंडिंग की तरफ शिफ्ट किया। आज की रूरल बैंकिंग स्ट्रक्चर में कई फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, आरआरबीज, कोऑपरेटिव बैंक्स और लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। इनका रोल है कि ये फार्मर्स को एडिक्वेट और अफोर्डेबल क्रेडिट प्रोवाइड करें। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम अब भी रूरल कम्युनिटी के साथ फुल्ली इंटीग्रेट नहीं हो पाया है। कोलैटरल की रिक्वायरमेंट होने की वजह से रूरल पुअर सिस्टम के बाहर हो जाते हैं। इस गैप को फिल करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का इमर्जेंस हुआ। एसएचजीज थ्रिफ्ट को प्रमोट करते हैं। हर मेंबर कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है, जिससे नीडी मेंबर्स को स्मॉल लोन्स दिए जाते हैं। मई 2019 तक 6 करोड़ वुमेन, 54 लाख वुमेन एसएचजीज का पार्ट बन चुकी थी। गवर्नमेंट हर एसएचजी को 10,000 रुपीज से 15,000 और सीआईएसएफ के अंडर 2,50,000 रुपीज तक सपोर्ट देती है, ताकि विमेन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के थ्रू इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज स्टार्ट कर सकें। इससे विमेन एम्पावरमेंट भी बूस्ट मिला है। क्रिटिसिज्म ये है कि कई बार एसएचजी लोन्स का यूज सिर्फ कंजम्पशन पर्पसेस तक ही लिमिटेड रहता है, प्रोडक्शन के लिए नहीं। इसके रीजंस हो सकते हैं लो एंटरप्रेन्योरियल स्किल, मार्केट एक्सेस की कमी, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर या रिस्क बियरिंग कैपेसिटी का लैक।
रूरल बैंकिंग सिस्टम ने एग्रीकल्चर और नॉन फार्म सेक्टर्स की आउटपुट, इनकम और एम्प्लॉयमेंट में पॉजिटिव इम्पैक्ट दिया है, स्पेशली ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद। फार्मर्स को लोन मिलने लगे, जिससे प्रोडक्शन बढ़ा और फैमिन्स खत्म हुए। आज हमारे पास बफर स्टॉक के फॉर्म में फूड सिक्योरिटी का प्रूफ है। लेकिन सिस्टम परफेक्ट नहीं है। कमर्शियल बैंक्स को छोड़कर बाकी इंस्टीट्यूशंस में डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, प्रूडेंट लेंडिंग और इफेक्टिव लोन रिकवरी की कल्चर डेवलप नहीं हो पाई है। लोन डिफॉल्ट्स की रेट्स हाई बनी हुई हैं। कई बार पॉलिटिकल लोन वेवर्स की एक्सपेक्टेशन, क्रॉप फेलियर, वॉलेटाइल प्राइसेस और पुअर इंश्योरेंस कवरेज भी लोन रिपेमेंट में दिक्कत बन जाते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद रूरल बैंकिंग का एक्सपेंशन स्लो हो गया। इसको सुधारने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना स्टार्ट की गई, जिसमें सभी अडल्ट्स को बैंक अकाउंट ओपन करने को एनकरेज किया गया। ये अकाउंट्स ऑफर करते हैं 1 से 2 लाख रुपए की एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, 10,000 रुपीज तक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स जैसे मनरेगा वेजेस, पेंशन्स और सब्सिडीज, और जीरो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट। आज तक 50 करोड़ से ज्यादा लोग इस स्कीम के थ्रू बैंकिंग नेटवर्क से जुड़ चुके हैं। इससे थ्रिफ्ट हैबिट्स और फॉर्मल फाइनेंशियल इंक्लूजन में काफी ग्रोथ हुई है। ये पार्टिसिपेशन बैंक्स को ₹2 लाख करोड़ से ज्यादा फंड्स मोबिलाइज करने में हेल्प करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हम रोज कंज्यूम करते हैं, वो देश के अलग अलग रीजन से हमारे तक कैसे पहुंचते हैं? ये पूरा प्रोसेस डिपेंड करता है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम पर। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एक कॉम्प्लेक्स और साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज अक्रॉस द कंट्री शामिल होता है। इंडिपेंडेंस से पहले फार्मर्स जब अपना प्रोड्यूस प्राइवेट ट्रेडर्स को बेचते थे, तब उन्हें कई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी, जैसे फॉल्टी वेइंग, अकाउंट मैनिपुलेशन और प्राइस एक्सप्लॉयटेशन। फार्मर्स के पास एक्यूरेट मार्केट प्राइस इंफॉर्मेशन भी नहीं होती थी और ना ही उनके पास प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज होती थी जिससे वो अपना प्रोड्यूस संभाल कर बेच सकें जब मार्केट में प्राइस हाई हो। आज भी एस्टिमेट है कि मोर देन 10% फार्म प्रोड्यूस वेस्ट हो जाता है सिर्फ लैक ऑफ स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण। इन चैलेंजेस के सॉल्यूशन के लिए गवर्नमेंट ने कई इंटरवेंशंस इंट्रोड्यूस किए। पहला मेजर स्टेप था रेगुलेटेड मार्केट्स का डेवलपमेंट, जिससे ऑर्डरली और ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग प्रैक्टिसेस एस्टैब्लिश हो सके। ये मूव फार्मर्स और कंज्यूमर्स दोनों के लिए बेनिफिशियल रहा, लेकिन अभी भी अराउंड 27,000 रूरल पीरियोडिक मार्केट्स को रेगुलेटेड फॉर्म में डेवलप करना बाकी है, जिससे रूरल मार्केटिंग पोटेंशियल फुल्ली रियलाइज हो सके। दूसरा मेजर था फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसमें रूरल रोड्स, रेलवेज, वेयरहाउसेज, कोल्ड स्टोरेजेस और एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स को एक्सपैंड करना शामिल है। लेकिन करंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अभी भी इनएडिक्वेट हैं और रैपिडली ग्रोइंग डिमांड को मीट नहीं कर पाते। तीसरा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव था कोऑपरेटिव मार्केटिंग, जिसका एम था कि फार्मर्स को उनके प्रोड्यूस के फेयर प्राइसेस मिले। मिल्क कोऑपरेटिव्स का सक्सेस, स्पेशली इन गुजरात, इस मॉडल की पोटेंशियल को शोकेस करता है। लेकिन रीसेंट ईयर्स में कोऑपरेटिव्स को सेटबैक फेस करना पड़ा है ड्यू टू पुअर फार्मर कवरेज, वीक लिंकेज बिटवीन मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग और इनएफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। चौथा एलिमेंट है पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी का अश्योरेंस फॉर मेजर क्रॉप्स, बफर स्टॉक मेंटेनेंस बाय फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स और शुगर का डिस्ट्रीब्यूशन। इन पॉलिसीज का मेन ऑब्जेक्टिव है फार्मर्स की इनकम सिक्योरिटी और पुअर पॉपुलेशन के लिए न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इंश्योर करना। लेकिन गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के बावजूद एग्रीकल्चरल मार्केट्स में प्राइवेट ट्रेडर्स जैसे मनी लेंडर्स, लोकल पॉलिटिकल एलीट्स, लार्ज मर्चेंट्स और रिच फार्मर्स का प्रीडोमिनेंस बना हुआ है। जब प्राइवेट सेक्टर एक लार्ज शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हैंडल करता है, तब गवर्नमेंट इंटरवेंशन का इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाता है। आज के टाइम में कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि अगर कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को एनकरेज किया जाए और गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस कम किए जाएं, तो फार्मर्स के पास हायर इनकम अर्न करने का स्कोप और बढ़ जाता है। ये एक ऑनगोइंग डिबेट है। इस कॉन्टेक्स्ट में इमर्जिंग ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स भी डेवलप हुए हैं, जिनका एम है मिडिलमैन एलिमिनेशन और डायरेक्ट फार्मर टू कंज्यूमर लिंकेज। कुछ एग्जाम्पल्स हैं अपनी मंडी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान; हदासपर मंडी, पुणे; राइथू बाजार्स, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना; उजावार संडीज, तमिलनाडु। ये प्लेटफॉर्म्स फार्मर्स को बेटर प्राइस रियलाइजेशन और कंज्यूमर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा कई नेशनल और मल्टीनेशनल फास्ट फूड चेन्स भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट अलायंसेस एस्टैब्लिश कर रहे हैं, जिसमें वो फार्मर्स को क्वालिटी स्पेसिफिक क्रॉप्स जैसे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को कल्टीवेट करने के लिए इनपुट्स और अश्योर्ड प्रोक्योरमेंट प्राइसेस प्रोवाइड करते हैं। इससे नॉट ओनली प्राइस रिस्क कम होता है, बल्कि मार्केट एक्सेस भी एक्सपैंड होता है। ये अरेंजमेंट स्मॉल फार्मर्स के लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है अगर उन्हें ट्रेनिंग, इनपुट सपोर्ट और टाइमली पेमेंट मिलता रहे। 2020 में इंडियन पार्लियामेंट ने एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स के लिए 3 फार्म लॉज पास किए। इन लॉज का पर्पस था एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम को लिबरलाइज करना। हालांकि कुछ फार्मर ग्रुप्स इन रिफॉर्म्स को सपोर्ट करते हैं, लेकिन कई लोगों ने इन्हें अपोज भी किया, जिस वजह से ये लॉज अभी भी डिबेट का सब्जेक्ट बने हुए हैं।
इस तरह देखा जाए तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग ने कई इवोल्यूशनरी फेजेस देखे हैं, जिसमें गवर्नमेंट रेगुलेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कोऑपरेटिव सिस्टम्स, प्राइस पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स और ऑल्टरनेट मार्केट मॉडल्स ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। आज भी इस सिस्टम में एफिशिएंसी बढ़ाने के कई पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन वो तभी रियल हो सकेंगी जब फार्मर सेंट्रिक और इंक्लूसिव अप्रोच अडॉप्ट की जाए। डाइवर्सिफिकेशन इनटू प्रोडक्टिव एक्टिविटीज का मतलब होता है रूरल लाइवलीहुड को सस्टेनेबल और रिस्क फ्री बनाने के लिए एग्रीकल्चर के अलावा दूसरी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज में शिफ्ट होना। इस डाइवर्सिफिकेशन के दो मेजर डायमेंशंस हैं, एक तो क्रॉपिंग पैटर्न का चेंज और दूसरा द वर्कफोर्स का ट्रांजिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अलाइड सेक्टर्स जैसे लाइफ स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरीज एंड नॉन फार्म सेक्टर्स जैसे एग्रो प्रोसेसिंग, टूरिज्म, लेदर इंडस्ट्री एक्सेट्रा। एग्रीकल्चर पर एक्सक्लूसिवली डिपेंडेंट रहना काफी रिस्की हो सकता है, स्पेशली क्योंकि ये सेक्टर मानसून डिपेंडेंट होता है और सीजनल वेरिएशंस काफी ज्यादा होते हैं। इसलिए ऑल्टरनेट लाइवलीहुड ऑप्शंस डेवलप करना जरूरी है ताकि रूरल लोगों को प्रोडक्टिव और सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट मिल सके। भारत में ज्यादातर एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेंट्रेशन खारिफ सीजन में होता है, जबकि राबी सीजन में पर्टिकुलरली वहां जहां इरिगेशन फैसिलिटीज इनएडिक्वेट हैं, वहां रूरल वर्कफोर्स को गेनफुल एम्प्लॉयमेंट मिलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अलाइड एक्टिविटीज और नॉन फार्म सेक्टर्स का एक्सपेंशन नेसेसरी है ताकि पॉवर्टी और दूसरी सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया जा सके। एग्रीकल्चर सेक्टर ऑलरेडी ओवरक्राउडेड है और हर साल बढ़ता हुआ लेबर फोर्स अब इस सेक्टर में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। इसलिए रूरल एम्प्लॉयमेंट का सोल्यूशन नॉन फार्म सेक्टर में ही दिखाई देता है। नॉन फार्म इकोनॉमी के कुछ सेगमेंट्स जैसे फूड प्रोसेसिंग, एग्रो प्रोसेसिंग, लेदर इंडस्ट्री और रूरल टूरिज्म काफी डायनामिक लिंकेजेस प्रोसेस करते हैं, जिसमें हेल्दी ग्रोथ और इनकम जनरेशन का पोटेंशियल होता है। दूसरी तरफ कुछ सेक्टर्स जैसे पॉटरी, हैंडलूम्स और ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स अभी भी सब्सिस्टेंस लेवल पर हैं और लो प्रोडक्टिविटी फेस करते हैं, मेनली ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। ट्रेडिशनली मेजॉरिटी ऑफ रूरल वुमेन एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड होती थी, जबकि मेन जनरली नॉन फार्म जॉब्स की तरफ जाते थे। लेकिन अब रीसेंट टाइम्स में वुमेन भी एक्टिवली नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रही हैं। एक इंपॉर्टेंट अलाइड सेक्टर है एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें इंडियन रूरल हाउसहोल्ड्स कॉमनली मिक्स्ड क्रॉप लाइफ स्टॉक फार्मिंग सिस्टम फॉलो करते हैं। कैटल, गोट्स और फाउल जैसे एनिमल्स कॉमनली रहते हैं हर हाउस होल्ड में। लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन नॉट ओनली एंश्योर्स इनकम स्टेबिलिटी बट ऑल्सो प्रोवाइड्स फूड सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट, फ्यूल एंड न्यूट्रिशन बिना कोर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को डिस्टर्ब किए। आज के टाइम में ये सेक्टर अकेले ओवर 70 मिलियन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इंक्लूडिंग लैंडलेस लेबरर्स को लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है। इसमें भी वुमेन का सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। इंडिया में पोल्ट्री सबसे लार्जेस्ट लाइफ स्टॉक सेगमेंट है विद अबाउट 61% शेयर, फॉलोड बाय अदर एनिमल्स। 2019 तक इंडिया में अप्रॉक्स 303 मिलियन कैटल थे, जिसमें से 110 मिलियन बफेलोज थे। इंडियन डेयरी सेक्टर का परफॉर्मेंस लास्ट 30 इयर्स में काफी इंप्रेसिव रहा है। मिल्क प्रोडक्शन 1951 से 2021 तक अप्रॉक्स 12 टाइम्स तक ग्रो हुआ, लार्जली ड्यू टू ऑपरेशन फ्लड, यानी एक सिस्टमैटिक प्रोग्राम जिसमें फार्मर्स अपने ग्रेडेड मिल्क को कोऑपरेटिव्स के जरिए प्रोसेस और मार्केट करते हैं अर्बन सेंटर्स में। इस मॉडल में उन्हें फेयर प्राइसेस मिलते हैं और अश्योर्ड इनकम भी होती है। गुजरात, जिसका कोऑपरेटिव डेयरी मॉडल बहुत सक्सेसफुल रहा है, इसको इस फील्ड में एक रोल मॉडल माना जाता है और कई स्टेट्स ने इस मॉडल को अडॉप्ट किया है, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान। डाइवर्सिफिकेशन के और भी एरियाज इमर्ज हो रहे हैं, जैसे मीट, एग्स और वूल और लाइफ स्टॉक बेस्ड बाय प्रोडक्ट्स, जो एडिशनल इनकम सोर्सेज बन रहे हैं। एक और मेजर सेक्टर है फिशरीज, जिसमें फिशिंग कम्युनिटीज अपने वाटर बॉडीज जैसे सीज, ओशंस, रिवर्स, लेक्स और एक्वाटिक पॉन्ड्स को अपना लाइफ सोर्स मानते हैं। इंडिया में फिशरीज सेक्टर काफी ग्रो हुआ है थैंक्स टू इंक्रीज्ड बजट एलोकेशन एंड मॉडर्न एक्वाकल्चर टेक्नोलॉजीज। आज फिश प्रोडक्शन का अप्रॉक्स 65% इनलैंड सोर्सेज से आता है और 35% मरीन सोर्सेज से। फिशरीज सेक्टर आज इंडिया की जीडीपी का अप्रॉक्स 0.9% कंट्रीब्यूट करता है। मेजर फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु। लेकिन फिशिंग कम्युनिटी को कई सीरियस प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जैसे अंडर एम्प्लॉयमेंट, लो पर कैपिटा अर्निंग्स, इलिटरेसी, इंडेटेडनेस और लिमिटेड लेबर मोबिलिटी। हालांकि एक्टिव फिशिंग में विमेन शामिल नहीं होती, लेकिन अराउंड 60% ऑफ एक्सपोर्ट मार्केटिंग और 40% ऑफ इंटरनल फिश मार्केटिंग वर्कफोर्स विमेन होती हैं। इन फिशर विमेन के लिए क्रेडिट फैसिलिटीज काफी लिमिटेड है, इसलिए जरूरत है कि कोऑपरेटिव्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू वर्किंग कैपिटल सपोर्ट बढ़ाया जाए ताकि वो मार्केटिंग और अलाइड एक्टिविटीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके। इन सब प्रोडक्टिव सेक्टर्स में डाइवर्सिफिकेशन ना सिर्फ इनकम को स्टेबल बनाता है, बल्कि रूरल इकोनॉमी को रिजिलियंट, इंक्लूसिव और एम्प्लॉयमेंट रिच भी बनाता है। इंडिया का डाइवर्स क्लाइमेट और वैरिड सॉइल कंडीशंस एक आइडियल बेस प्रोवाइड करते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ट्यूबर क्रॉप्स, फ्लावर्स, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, स्पाइसेस और प्लांटेशन क्रॉप्स। ये क्रॉप्स न सिर्फ फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं, बल्कि रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी क्रूशियल रोल प्ले करते हैं।
आज के समय में हॉर्टिकल्चर सेक्टर इंडिया के एग्रीकल्चरल आउटपुट का लगभग 1/3 वैल्यू कंट्रीब्यूट करता है और जीडीपी का अराउंड 6% शेयर देता है। इंडिया ने हॉर्टिकल्चर के फील्ड में काफी प्रोग्रेस किया है। इंडिया आज दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का। हम दुनिया के लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं मैंगोज, बनानास, कोकोनट्स, कैश्यू नट्स और कई स्पाइसेस की। हॉर्टिकल्चर ने कई मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स की इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव की है और ये सेक्टर अब एक स्ट्रॉन्ग लाइवलीहुड सोर्स बन चुका है, स्पेशली फॉर अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज। रूरल वुमेन के लिए हॉर्टिकल्चर ने कई रेम्यूनरेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए हैं, जैसे फ्लावर हार्वेस्टिंग, नर्सरी मेंटेनेंस, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, टिश्यू कल्चर, फ्रूट एंड फ्लावर प्रोपोगेशन और फ्रूट प्रोसेसिंग। ये एक्टिविटीज नॉट ओनली इनकम जनरेट करती हैं बट ऑल्सो वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करती हैं। हालांकि हमारी लाइवस्टॉक पॉपुलेशन काफी बड़ी है, लेकिन प्रोडक्टिविटी काफी लो है एज कंपेयर टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए हाई यील्डिंग ब्रीड्स, एडवांस्ड वेटनरी सर्विसेज और मॉडर्न लाइवस्टॉक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का एडॉप्शन जरूरी है। साथ ही क्रेडिट एक्सेस फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स और लैंडलेस लेबरर्स को भी प्रमोट करना होगा ताकि लाइवस्टॉक प्रोडक्शन को एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शन बनाया जा सके। फिशरी सेक्टर ने भी काफी ग्रोथ दिखाया है, लेकिन इस सेक्टर में कुछ सीरियस कंसर्न्स जैसे ओवरफिशिंग और एक्वाटिक पोल्यूशन को रेगुलेट करना होगा ताकि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी इंश्योर की जा सके। फिशिंग कम्युनिटीज के वेलफेयर प्रोग्राम्स को भी रीओरिएंट करना होगा जिससे उनको सिक्योर लाइवलीहुड मिल सके। हॉर्टिकल्चर क्लियरली एक सक्सेसफुल और सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शन के रूप में उभर के आया है, जिसे और प्रमोट करने के लिए कुछ की इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत है, जैसे कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केटिंग लिंकेजेस, स्मॉल स्केल प्रोसेसिंग यूनिट्स और टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन सिस्टम्स। अगर ये सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाए तो हॉर्टिकल्चर सेक्टर और ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकता है। दूसरी तरफ आईटी ने भी कई सेक्टर्स में रेवोल्यूशन ला दिया है और रूरल डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में इसका पोटेंशियल काफी प्रॉमिसिंग है। आईटी के माध्यम से फूड सिक्योरिटी और वल्नरेबिलिटी मैपिंग की जा सकती है, जिसमें गवर्नमेंट्स एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर सकती हैं कि किन एरियाज में फूड शॉर्टेज होने वाला है ताकि टाइमली इंटरवेंशन पॉसिबल हो सके। ये प्रिवेंटिव पॉलिसी मेकिंग के लिए बहुत ही इफेक्टिव टूल बन गया है। आईटी का पॉजिटिव इंपैक्ट एग्रीकल्चर पर भी दिख रहा है। टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन, रियल टाइम प्राइस अपडेट्स, वेदर फोरकास्ट्स और सॉइल कंडीशन रिपोर्ट्स फार्मर्स को उनकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। हालांकि आईटी खुद में एक डायरेक्ट कैटलिस्ट ऑफ चेंज नहीं है, लेकिन ये एक एनेबलर है जो कम्युनिटी नॉलेज और लोकल इनोवेशन को अनलॉक करने में मदद करता है। रूरल एरियाज में आईटी का यूज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के नए एवेन्यूज भी क्रिएट कर रहा है। इंडिया के कई रीजन्स में रूरल आईटी एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं, जहां डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज करके एग्रीकल्चरल एडवाइजरी सर्विसेज, ई मार्केटिंग और ई गवर्नेंस टूल्स का इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। इस प्रकार हॉर्टिकल्चर और आईटी दोनों मिलकर रूरल इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई, मॉडर्नाइज और सस्टेनेबली एम्पावर करने के स्ट्रॉन्ग पिलर्स के रूप में उभर रहे हैं। आज के समय में जैसे जैसे लोगों में हेल्थ कॉन्शियसनेस बढ़ रहा है, वैसे वैसे उन्हें यह समझ आने लगा है कि केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का ओवर यूज सिर्फ क्रॉप प्रोडक्टिविटी को ही नहीं बल्कि ह्यूमन हेल्थ, वाटर बॉडीज, लाइवस्टॉक हेल्थ और सॉइल फर्टिलिटी को भी सीवियरली अफेक्ट करता है। कन्वेंशनल एग्रीकल्चर जो मेनली सिंथेटिक इनपुट्स पर डिपेंडेंट होता है, जैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स और फंजीसाइड्स, वो न सिर्फ इकोसिस्टम बैलेंस को बिगाड़ता है बल्कि लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी को भी अंडरमाइन करता है। इसलिए आज की दुनिया में इको फ्रेंडली एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट और एडॉप्शन सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए बहुत ही जरूरी हो गया है। इन्हीं ऑल्टरनेटिव्स में से एक है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक होलिस्टिक फार्मिंग सिस्टम है जो इकोलॉजिकल बैलेंस को रिस्टोर, मेंटेन और एनहांस करता है। इसमें सॉइल को एक लिविंग सिस्टम माना जाता है और फोकस होता है नेचुरल न्यूट्रिएंट साइकिल्स, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और केमिकल फ्री प्रोडक्शन सिस्टम्स पे। आज ग्लोबली भी ऑर्गेनिकली ग्रोन फूड का डिमांड रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये फूड नॉट ओनली न्यूट्रिशियस होता है बल्कि केमिकल रेसिड्यू फ्री भी होता है, जो डायरेक्टली फूड सेफ्टी और ह्यूमन हेल्थ को इंश्योर करता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक मेजर बेनिफिट यह है कि ये एक्सपेंसिव एग्रीकल्चरल इनपुट्स जैसे HYV सीड्स, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को रिप्लेस करता है लोकली अवेलेबल ऑर्गेनिक इनपुट से, जैसे फार्म यार्ड मैन्योर, वर्मी कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर और बायो पेस्टिसाइड्स। ये इनपुट्स लो कॉस्ट होते हैं और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा देते हैं। साथ ही ऑर्गेनिक प्रोड्यूस एक्सपोर्ट से भी इनकम जनरेट होती है, क्योंकि फॉरेन मार्केट्स में इंडियन ऑर्गेनिक प्रोड्यूस की काफी डिमांड है। कई कंपैरेटिव स्टडीज ने यह भी एस्टैब्लिश किया है कि ऑर्गेनिक फूड में न्यूट्रिशनल कंटेंट ज्यादा होता है, जैसे हायर विटामिन कंटेंट, मोर एंटीऑक्सीडेंट्स और बेटर टेस्ट। इस फार्मिंग मेथड में लेबर इनपुट ज्यादा लगता है, जो इंडिया जैसी लेबर सरप्लस इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का स्कोप बढ़ता है। ऑर्गेनिक प्रोड्यूस पेस्टिसाइड फ्री होता है और एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है, जिससे सॉइल हेल्थ भी इंप्रूव होती है और नेचुरल इकोसिस्टम्स भी प्रोटेक्ट होते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग को मास एडॉप्शन के लिए फार्मर्स के बीच अवेयरनेस, ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजिकल हैंड होल्डिंग जरूरी है। अभी भी कुछ मेजर बैरियर्स हैं, जैसे वीक मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स और लैक ऑफ क्लियर एग्रीकल्चरल
एग्रीकल्चरल पॉलिसी सपोर्ट फॉर ऑर्गेनिक ट्रांजिशन। साथ ही ऑर्गेनिक फार्मिंग के इनिशियल ईयर्स में यील्ड लेवल्स मॉडर्न एग्रीकल्चर के मुकाबले में लो रहते हैं, जिससे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को लार्ज स्केल एडॉप्शन में डिफिकल्टी होती है। इसके अलावा ऑर्गेनिक प्रोड्यूस में कुछ कॉस्मेटिक इश्यूज होते हैं, जैसे ब्लेमिशेज, शॉर्टर शेल्फ लाइफ और लिमिटेड स्कोप फॉर ऑफ सीजन क्रॉप प्रोडक्शन। फिर भी ऑर्गेनिक फार्मिंग एक स्ट्रॉन्ग पिलर है फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, और इंडिया के पास इसमें नेचुरल एडवांटेज है। चाहे वो क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी हो, इंडिजिनियस क्रॉप वेराइटीज हो या ट्रेडिशनल फार्मिंग नॉलेज हो, सब इसको सपोर्ट करते हैं। डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पर भी इंडिया ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू एक मेजर प्लेयर बन सकता है। आखिर में अगर रूरल इंडिया को बैकवर्डनेस से बाहर निकालना है तो सिर्फ कन्वेंशनल क्रॉपिंग पे फोकस करने के बजाय डाइवर्सिफाई करना होगा, जैसे डेयरिंग, पोल्ट्री, फिशरीज, वेजिटेबल्स और फ्रूट कल्टीवेशन। इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को अर्बन और ग्लोबल मार्केट से जोड़ना होगा, ताकि फार्मर्स को उनके इन्वेस्टमेंट्स का हायर रिटर्न मिल सके। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे क्रेडिट एक्सेस, मार्केटिंग फैसिलिटीज और स्टोरेज सिस्टम्स और फार्मर फ्रेंडली एग्रीकल्चरल पॉलिसीज का होना जरूरी है। इसके अलावा फार्मर ग्रुप्स और स्टेट एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट्स के बीच कांस्टेंट डायलॉग और फीडबैक बेस्ड पॉलिसी मेकिंग भी एसेंशियल है। आज के जमाने में एनवायरनमेंट और रूरल डेवलपमेंट को अलग अलग डायमेंशंस की तरह देखना आउटडेटेड है। इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज जो हर रीजन की कंडीशंस के हिसाब से कस्टमाइज की जा सकती हैं, उन्हें अडॉप्ट करना होगा। हर रूरल कम्युनिटी को बेस्ट प्रैक्टिसेस और सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट से सीखना होगा, जैसा कि इंडिया के कई रीजन्स में ऑलरेडी हो चुका है, और उन्हें अपने कंटेक्स्ट में लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू इंप्लीमेंट करना होगा। यही एक रियलिस्टिक और पार्टिसिपेटरी रोड मैप है टुवर्ड्स अ ग्रीन, प्रोडक्टिव, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल रूरल इंडिया।